नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबर 1 मिनट में देखिए आप दिन भर की तमाम अहम खबरों को, वो भी विश्लेषण के साथ। तो करते हैं शुरुआत। हाथरस कांड में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित परिवार ने रात को लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। पीड़ितों ने पहले लखनऊ जाने की सहमति दे दी थी, लेकिन बाद में कहा कि वो रात को लखनऊ नहीं जाएंगे। पीड़िता के भाई का आरोप है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, रात में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कल हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हाथरस मामले पर सुनवाई होनी है। रात को हमें जाने खतरा है पूरी तरह से, क्या पता नहीं क्या कोई घटना का हो जाए, पूरा खतरा है यहाँ पे। तो अब कल आप जाएंगे नहीं आएंगे? अब कल तो जाना, जब वो बोलेंगे अगर सुबह तो जाना तो पड़ेगा, पर हमारे जो पलटी वगैरह आती है उससे हमारा पूरे में चक्कर वक्कर आते हैं। हमें वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, क्या जवाब देंगे वहाँ पर। इधर पीड़ित परिवार की सुरक्षा में चूक का भी मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के घर लगे सीसीटीवी कैमरे भी नियमित काम नहीं कर रहे हैं। बिजली के जाते ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। 4 दिन पहले ही घर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने पीड़ित के घर इन्वर्टर की व्यवस्था की है। गोंडा के मनोरमा गांव में जमीन विवाद में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई, जिसमें वो घायल हो गए। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांव के ही हैं और पुजारी सम्राट दास से उनका पुराना जमीन का विवाद चल रहा है। पुजारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस की मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोंडा में घायल पुजारी को सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में मरा हुआ बताया। साथ ही गोंडा में पुजारी पर हमले की घटना पर तंज कसा। गोंडा में कांग्रेस अफवाह फैला रही है। उत्तर प्रदेश में नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आबकारी विभाग अब एक नई तकनीक का प्रयोग करने जा रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ लोगों को शराब हर एक बूंद की शुद्धता की पूरी गारंटी मिलेगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बड़ा इजाफा होने के साथ नकली शराब का कारोबार पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस सिस्टम के तहत एक संस्था का चयन कर उसके द्वारा बनाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदेश के सभी 27,350 शराब की दुकानों में लगाया जाएगा। अगले हफ्ते से ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 90 दिन मतलब 3 माह में ये क्रियान्वित करने का हमारा पूरा प्रयास होगा, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर है कि जितना जल्दी इसको हम लागू करें और इससे हमें जो हमारा राजस्व का लीकेज की संभावना है वो भी समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के तहत इसे जल्द से जल्द लागू करने के लिए आबकारी विभाग अगले सप्ताह से इस सिस्टम को लगाना शुरू कर देगा और फिर अगले 90 दिनों के अंदर ये सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद अब आगामी 19 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूल खुलने से जहां पेरेंट्स खुश हैं, तो वहीं कोविड संक्रमण को लेकर उनके मन में डर भी है। जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें संक्रमण का डर ज्यादा है। हालांकि पेरेंट्स का ये कहना है कि बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई मिल रही है, जबकि स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल भेजने में रिस्क कम है, क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के सभी एहतियात पता है। अब प्रिकॉशन लेकर के भेजेंगे, बच्चे को मास्क पहनाएंगे और बच्चे सब कॉन्शस भी हो गए। और अब तो 9 से 12 खोल रहा है ना, 9 क्लास से तो बड़े लड़के हो गए हैं। अब वो लोग भी समझ जाएंगे क्या कोरोना है, कैसे बचा जाए। वहीं कुछ पेरेंट्स इस बात से भी खुश हैं कि घर पर रहने से बच्चों का वैसा विकास नहीं हो रहा जैसा स्कूल जाने से होता है। तो मैं तो जो राजी हूँ जी, बच्चे इनका स्कूल खुल जाए, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ऑनलाइन पे भी बच्चे डिस्टर्ब पागल बना देते हैं माँ बाप का, गेम खेलने लगते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास। हरदोई में एक सरकारी स्कूल की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ प्राथमिक स्कूल कोरोना के दौरान बंद है, लेकिन फिर भी स्कूल में कुछ लोगों का काम जारी है। स्कूल की छत पर जहाँ कुछ लोग गेहूं सुखा रहे हैं, तो वहीं कोई अपनी भैंस बांधकर स्कूल को तबेला बनाने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ स्कूल प्रिंसिपल की सहमति के साथ हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को जाँच के निर्देश दिए हैं। पूछ कर बांधे अंजू जो इंचार्ज अध्यापक है वो ही बनवाए हैं। उन्होंने ही बनवाया। हाँ। दूरभाष पे संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता की गई है और मैंने उन्हें निर्देश दे दिया है कि संबंधित विद्यालय का भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं।
खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर जाकर खुद इसकी जांच करेंगे और लापरवाह प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी खबरें हैं कि स्कूल में रात के वक्त अराजक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आसपास का माहौल भी खराब रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरित किए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड्स वितरण का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो के जरिए कार्ड लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने उनसे पूछा है कि प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलने से और मालिकाना हक हाथ में आने से उन्हें क्या फायदा मिला है। गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें इससे पहले क्या समस्याएं होती थी। कुछ लोगों ने बताया है कि अपनी संपत्ति के पुख्ता दस्तावेज होने से उन्हें बैंक से लोन लेने में मदद मिली है। इस योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की संपत्ति के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। लोगों को उनके घर और जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए। ये एक तरह से उनके मालिकाना हक का दस्तावेज है। इन राज्यों में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, जिनके सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रामपुर में धान क्रय केंद्रों की हकीकत का जायजा लेने डीएम आंजनेय कुमार सिंह खुद किसान बनकर पहुंच गए। डीएम को पिछले कई दिनों से किसानों से शिकायतें मिल रही थी कि धान खरीद में गड़बड़ी हो रही है। डीएम आंजनेय कुमार भेस बदलकर बिलासपुर मंडी पहुंचे और धान बेचने की बात की, साथ ही धान बेचने के दाम की जानकारी भी ली। डीएम को इसका परिणाम भी मिला। उन्हें 2 धान क्रय केंद्रों पर गड़बड़ी मिली, जिसके बाद उन्होंने क्रय केंद्र के कर्मचारियों को फटकार लगाई। पूरे घटनाक्रम में एक ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खासतौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। अब डीएम आंजनेय कुमार के इस कदम से निश्चित ही बिचौलियों में डर बैठेगा और किसानों के धान की मंडियों में सही कीमत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मेरठ में दहेज के लालची दूल्हे को लड़की पक्ष के लोगों ने बंधक बना लिया। लॉकडाउन में निकाह के बाद लड़की की विदाई के लिए पहुंचे लड़के पक्ष को लड़की के परिवार के लोगों ने बंधक बनाया। लड़की के परिवार का आरोप है कि दूल्हे ने विदाई से पहले बाइक और 50,000 रुपए की मांग कर ली थी। बाइक नहीं मिलने पर हंगामा करने लगा। इसके बाद लड़की के परिजनों ने दूल्हे बिलाल को बंधक बना लिया। हंगामे की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बंधकों को मुक्त कराया। गाड़ी मांग रहा, गाड़ी की मेरी हैसियत में मैं गाड़ी दूंगी। अपाची। देखिए, ये मैटर अभी थाने पर प्रकाश में आया है। इसमें जांच करके तभी कोई इसमें हम लोग बात कह सकते हैं। प्रथम दृष्टया दोनों के बीच में शादी की बात आई है। अब ये किस बात से बात बिगड़ रही है, क्या मामला है, इसकी पूरी जांच करने के बाद ही हम उस स्थिति में होंगे कि आपको कुछ बता सकें। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी और जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। बिजनौर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सवरपुर नहर में गिर गई। कार उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही थी। हादसे में तहसीलदार सुनैना राणा अपने ड्राइवर के साथ रुड़की लौट रहे थे। कार में तहसीलदार का अर्दली भी था, जिसकी मौत भी हादसे में हो गई है। ये लोग नैनीताल में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान बिजनौर में ये हादसा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने कार और लोगों को निकाला। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी। तीनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। निकाली गई है और गाड़ी भी निकाली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एसपी बिजनौर ने बताया है कि सभी के शव को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड के अधिकारियों को पूरे हादसे की सूचना दे दी गई है। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की परीक्षा के साथ एसीएफ और आरएफओ की प्री परीक्षा आज हुई। कोविड काल में हो रही परीक्षा के लिए प्रदेश के 19 जिलों में 1282 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पीसीएस की ये परीक्षा 2 पालियों में हुई। प्रयागराज में परीक्षा के लिए 148 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही केंद्र में एंट्री दी गई। मास्क लगाकर आना अनिवार्य था। साथ ही हर सेंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा हर अभ्यर्थी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। परीक्षा से पहले हर केंद्र को सैनिटाइज भी किया गया ताकि किसी भी तरह के संक्रमण की आशंका हर तरह से खत्म हो जाए।
यूपी में माफिया की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई जारी है। सहारनपुर के देवबंद में गैंगस्टर फूल मियां की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया, जिसमें कृषि भूमि और मकान शामिल है। ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी। प्रशासन के मुताबिक गैंगस्टर फूल मियां गिरोह बनाकर अवैध रूप से धन और संपत्ति अर्जित करता था। राजस्व विभाग से प्राप्त की गई रिपोर्ट की गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। बीएसपी के एमएलसी महमूद अली और उनके पार्टनर अमित जैन के खिलाफ प्रशासन ने 100 करोड़ की आरसी जारी कर दी है। डीएम ने बेहट के तहसीलदार को दोनों से 100 करोड़ की रकम वसूलने का आदेश दिया। दरअसल एक शख्स ने एनजीटी में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर एनजीटी ने साल 2016 में दोनों पर 50-50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिससे बचने के लिए दोनों 4 साल से कानूनी दावपेच में लगे थे। लेकिन अब डीएम ने दोनों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। डीएम ने तहसीलदार बेहट को आदेश दिए हैं कि दोनों से 100 करोड़ की रकम वसूलने के बाद रकम को यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करा दें। जालौन में रजिस्ट्री ऑफिस जंग का अखाड़ा बन गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। रजिस्ट्री ऑफिस में 2 गुट भिड़ गए और देखते ही देखते आपस में जमकर लात घूंसे चलने लगे। उरई कोतवाली इलाके का ये मामला है। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस में दबंगों का आतंक नजर आया, जहां दबंगों ने सरकारी शिक्षक से ही मारपीट की। सरकारी शिक्षक को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। चौथ वसूली न देने पर उसकी पिटाई की गई। पीड़ित शिक्षक अमित चौधरी अजरोई गांव का रहने वाला है। सरकारी टीचर के साथ मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कानपुर में नाली के विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। सड़क पर ही 2 परिवार आपस में भिड़ गए। बीच सड़क हंगामा हो गया। महिलाएं एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गई। काफी देर तक मारपीट चलती रही। नौबस्ता के गल्ला मंडी इलाके का ये मामला है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कासगंज में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप एक युवक पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। घटना में एक ट्विस्ट तब आ गया जब आरोपी युवक की मां ने पुलिस पर रिश्वत लेने और मारपीट करने का आरोप लगा दिया। आरोपी युवक की मां ने इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसके बेटे का पीड़िता के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते पूर्व में भी पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट हो चुकी है। जी, अमापुर थाने में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें युवती के परिवार वालों ने थाने पर अभियोग दर्ज कराया है और इससे सब अभियोग से संबंधित देखिए, और इस प्रकार की आरोप लगाए तो उसकी जांच हो जाएगी। तो आरोप लगा तो उसकी जांच हो जाएगी। पुलिस मारपीट के मामले में जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रही है। सीतापुर में आज करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। सकरन थाना इलाके के दुगाना गांव में काम के दौरान करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और तीनों मजदूरों को वहां से बाहर निकलवाया, जबकि एक मजदूर घटना में जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 मजदूरों में 2 मजदूर नाबालिग थे, जिसमें एक की उम्र 14 और एक की उम्र 15 साल थी। इसी में 3 मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आके मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इस सूचना पे तत्काल मैं थाना सकरन की फोर्स एसडीएम लहरपुर पहुंचे। जो घायल व्यक्ति था उसको तत्काल सीएचसी लहरपुर भेजा गया प्राथमिक उपचार के लिए। वहीं सीतापुर के ही जयरामपुर इलाके में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला जिस तार पर कपड़े फैला रही थी वहां अर्थिंग आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और जाम की स्थिति पैदा कर दी, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया और लोगों को शांत कराया। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबर 1 मिनट में आगे। देश की सेवा करते हुए मणिपुर में शहीद हुए कमांडेंट विवेक सक्सेना के परिजन आज सरकारी दफ्तरों की ठोकरें खा रहे हैं। शहादत के 17 साल बाद भी परिवार सरकारी मदद की आस में भटक रहा है। सरकारी सिस्टम से तंग आकर अब शहीद के परिजनों ने शौर्य चक्र वापस करने का फैसला किया। विवेक सक्सेना साल 2003 में पूर्वोत्तर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिली, लेकिन सरकारी सिस्टम ने कोई मदद नहीं की। ना कोई नेता आया। उस समय 8 तारीख को डेथ हुई थी उसकी, जनवरी को 2003 में। तो अभी क्या 14 तारीख को मायावती जी का बर्थडे था, उसी में सब लगे रहे थे। किसी ने यहाँ पर आ करके हमको साहस तक नहीं बढ़ाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, पता ही नहीं। अभी सरकार से क्या मांग है? हमारी यही मांग है, जो उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। उसको सम्मान ही नहीं दिया जा रहा है और हम 17 साल से ठोकरें खा रहे हैं इधर उधर। नियम के मुताबिक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी थी, लेकिन वो भी नहीं मिली। भारत में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।
जबकि इस महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या लगातार 3 दिनों में 9 लाख के आंकड़े से कम बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 918 लोगों की मौत हो जाने के बाद भारत में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,08,334 हो गई है। भारत में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही भारत कोविड-19 के मरीजों के अधिकतम संख्या में संक्रमण मुक्त होने के साथ विश्व में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। मंत्रालय ने कहा कि जिन शीर्ष 5 राज्यों में कोविड-19 के अधिकतम मरीज हैं, वहां आधे से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले लगातार 8 दिनों से 1000 से कम मरीजों की मौत हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कुल मामलों में 12.30% एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मामले केरल में सामने आए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। पिछले 24 घंटों में जिन 918 लोगों की मौत हुई है, उनमें महाराष्ट्र में 308, कर्नाटक में 102, तमिलनाडु में 67, पश्चिम बंगाल में 62 और उत्तर प्रदेश के 60 लोग हैं। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए बस इतना ही। रात 10 बजे हम फिर होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप जरूर देखिए हमारी खास पेशकश।